पहले ये बताओ, अपन जैसे वो प्रेशर और पहले वो पढ़ा था ना जनवरी जुलाई, उसमें कैसे ऊपर नीचे जाते हैं, वो लाइंस क्या होती है जो दो टेम्परेचर सेम वाले जगह को जोड़ती है, व्हाट इज इट कॉल्ड? Isotherms. Remember the lines which join two places having equal temperatures. And then we studied how they move in January and July. Which side will they go on? Upside or downside? तो अपन ने वो सारी चीजें पहले पढ़ी हैं. अब अपन ओशंस में क्या देखेंगे कि टेम्परेचर्स कहाँ कहाँ कितना कितना वेरी करता है. वाई वी आर स्टडिंग दिस, हम लोग टेम्परेचर और सैलिनिटी दोनों पढ़ेंगे क्योंकि यूपीएससी पीवाईक्यू में अगर आप देखोगे आपको इसके ऊपर सीधा एमसीक्यू मिल जाएगा और मेंस में भी क्वेश्चन पूछ रखा है. तो पहले लगता नहीं था कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप खोलोगे तो उसमें ऐसे सैलिनिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक डेढ़ पैराग्राफ में दे रखा है और टेम्परेचर का भी ऐसे ही है. तो लोग ऐसे छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि थोड़ा मैप टाइप का क्वेश्चन है तो जनरली चांसेस ऑफ आस्किंग आर लेस, बट पूछ लिया तो इंपॉर्टेंट हो गया. ठीक है, तो छोड़ेंगे नहीं, कर लेंगे. ओके, तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में लिखो. सबसे पहली बात तो है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना क्यों है. टेम्परेचर क्या डिसाइड करेगा? मिक्सिंग ऑफ वाटर, डेंसिटी डिसाइड करेगा, उसकी वजह से जितने भी फ्लो हो रहे हैं आपके करंट्स हो रहे हैं तो सारी चीजें अल्टीमेटली टेम्परेचर डिसाइड करेगा. ठीक है, सो व्हाई शुड बी स्टडी, तो इस पे लिख लो इंपॉर्टेंस. टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन लिख लिया है ना, उसके नीचे पहली हेडिंग डालो इंपॉर्टेंस. व्हाई वी नीड टू स्टडी इट. सबसे पहला वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ओशन करंट्स. करेक्ट है ना? टेम्परेचर विल डिसाइड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ओशन करंट्स. दूसरा टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन of marine organisms. Type and distribution of marine organisms at various depth. अलग अलग डेप्थ पे कैसे ऑर्गेनिजम्स होंगे, क्या टाइप रहेगा, वो है. और तीसरा है क्लाइमेट ऑफ कोस्टल लैंड्स. तीसरा क्या है? क्लाइमेट ऑफ कोस्टल लैंड्स. करेक्ट है ना? कल देखा था अपन ने, वार्म ओशन करंट है तो फ्रीजिंग नहीं होती है. अब नेक्स्ट पॉइंट डालो इसमें, सोर्स ऑफ हीट इन ओशंस. अल्टीमेटली टेम्परेचर डिफरेंस आएगा क्यों? क्योंकि किसी पार्ट को ज्यादा हीट मिल रही है और किसी को कम मिल रही है, तो उससे क्या होगा? हीट डिफरेंस पैदा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस पैदा होगा. तो सोर्स ऑफ हीट इन ओशंस, ठीक है क्या? कौन से होगा? अल्टीमेटली हीट सबको कहां से मिल रही है? तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, सन इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी. करेक्ट है क्या? एंड सेकंड है इनर हीट ऑफ ओशन. बट बहुत नेग्लिजिबल होता है. अल्टीमेटली हीट कहां से मिल रही है? सन से. वो अपन ने वहां पे भी देखा था जब अपन जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे. करेक्ट है ना, कि सन की हीट ही सब कुछ ड्राइव कर रही थी, सारे एक्सोजेनिक मूवमेंट्स जो हो रहे थे, लैंडफॉर्म्स वगैरह बन रहे थे, अल्टीमेटली सन वाज रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, अब ये बताओ, देखो क्या होता है. सपोज करो ये वैसे एनवायरमेंट का पार्ट है, ये जैसे ओशंस है. ठीक है, ओशन में आपने कभी सोचा है कि देखो इसमें तीन चार इलाके होते होंगे. एक जो शोर से लगता हुआ इलाका है, ठीक है, एक आप डीप में चले गए, एक तो ये ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे सनलाइट आ पा रही है, और एक ऐसा डीप भी तो ओशन होता होगा जहाँ पे सनलाइट नहीं आ पाती. आप जब मूवीज भी देखते हो जो ओशन में शॉट होती है, तो जो ऊपर वाला 100 1 मीटर 2 मीटर या 1 किलोमीटर 500 मीटर तक का जो एरिया होता है वहां तो काफी लाइट होती है ना, और जैसे ही वो नीचे जाते हैं तो ओशन एकदम डार्क हो जाते हैं. करेक्ट है ना? तो ये वाला जो रीजन होता है जहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पा रही है सनलाइट, उसको बोलते हैं एफोटिक. क्या बोलते हैं? एफोटिक. फोटिक का मतलब फोटॉन्स. फोटॉन्स नहीं समझ में आया? ये क्या लिखा है मैंने? E इज इक्वल टू एच न्यू. साइंस सीखेगा तुम लोगों 11th 12th में.
अच्छा छोड़ो, यहाँ पे आओ। ए फोर्टिक, नहीं नहीं इधर आओ। ए, अरे ये नहीं है क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट, आइंस्टाइन की इक्वेशन, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर नहीं पढ़ते थे, वही वाला, उसी का दूसरा वर्जन है, इक्वल टू एच न्यू। कितना एनर्जी आएगा कितनी फ्रीक्वेंसी पे। तो सन में से जो पार्टिकल्स निकलते हैं ऐसे ऐसे फोटॉन्स होते हैं। छोड़ दो छोड़ दो, इधर नहीं जाएंगे अपन, इधर आएंगे, ठीक है। नहीं, साइंस एंड टेक में पढ़ना उसको, सच में अभी बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा वो कोई। अभी हमने टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो लिखा था ना, वो उसके अंदर लिख रहे हैं, कितना छोड़ना है बताओ। इतना सही, हाफ पैराग्राफ। ठीक है, क्या नहीं करा, तो न्यू चैप्टर ही तो है ये। अब इसमें देखो, अपन क्या देख रहे हैं कि अगर ओशन होता है तो ओशन में कुछ हिस्सा होता है जहां तक लाइट आती है, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहां लाइट नहीं आती। तो जिस हिस्से में लाइट नहीं आती उसको क्या बोलते हैं, ए फोटिक, और जिस हिस्से में लाइट आती है उसको क्या बोलेंगे, फोटिक। ठीक है, तो डायग्राम बना लो। ये एनवायरमेंट का पार्ट है वैसे तुम्हारे, एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में फोटॉन्स पढ़ोगे, एनवायरमेंट में ये पढ़ोगे, डिफरेंट जोन्स। बस डायग्राम बना लो, आई थिंक इट विल बी मोर देन इनफ। ओशन बनाओ, ओशन का ऊपर वाला हिस्सा वहां पे लिखो सनलाइट, और उसमें लिख लो फोटिक। मुझे बताओ सबसे ज्यादा मछलियां और ये सारी चीजें कहाँ पे होनी चाहिए, फोटिक जोन में, डीप सी में नहीं होती है, सबसे ज्यादा ऊपर रहती है। ठीक है, क्यों, खाना कहाँ मिलेगा। अल्टीमेटली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, इधर देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फूड चेन। व्हाट इज फूड चेन, करेक्ट है, प्लांट ने कुछ प्रोड्यूस किया तभी तो तुम खा पा रहे हो फल फ्रूट्स वगैरह। वैसे ही ओशंस में भी तो कुछ तो खाना होता होगा, तो जो भी उनका खाना है प्लांट्स वगैरह, ये अल्टीमेटली स्टार्टिंग तो, ठीक है, फिर उसके बाद छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, फिर उससे बड़ी मछली, ये एक दूसरे को खा रहे हैं, करेक्ट है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, प्लांट से। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, सनलाइट। सनलाइट कहाँ मिलेगी, फोटिक जोन में। समझ में आ गया। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपका जो फोटिक जोन है, तो वहां पे क्योंकि सनलाइट है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अपने यहाँ पे प्लांट्स होते हैं, जो मरीन एरियाज में प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या बोलते हैं, ग्रीन फिश जो छोटे छोटे दाने खाती है ना, वो ये खाती है, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, तो छोटे छोटे जो प्लांट्स टाइप के होते हैं, तो फाइटो मतलब क्या हो गया, फाइटो का मतलब होता है सनलाइट, तो सनलाइट वाले प्लैंक्टन्स, तो अपना खाना जो सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। ठीक है, तो ये अपना खाना बनाएंगे, फिर आगे अपना पूरा मरीन प्रोसेस चलेगा, तो ये चलने के लिए भी कहा क्या चाहिए, सनलाइट। समझ में आ रहा है क्या, तो लिख लो फोटिक जोन, लिख लो, ये मत लिखो, ये तो एनवायरमेंट में पढ़ लोगे। नहीं, बना लिया, फोटिक, उसमें सनलाइट लिख लेना ब्रैकेट में, ताकि याद रहे कि फोटिक जोन में सनलाइट है, ए फोटिक जोन में सनलाइट नहीं है। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, डीप सी में मछलियां नहीं रहती क्या, फिर क्या खा रही हो, औरों को यार, तो क्यूट, पर और फिर कैसे जिंदा है, पर वहां तो सनलाइट नहीं आ रही है, फिर वो अपना खाना कैसे बना रहे हैं। बेसिकली दो प्रोसेसेस होती है, एक होती है फोटोसिंथेसिस जो तुम्हें बचपन से पढ़ी है, और एक होती है कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस का मतलब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या था, फोटो से सिंथेसिस करना, द सनलाइट की प्रेजेंस में कुछ खाना बनाना। कीमोसिंथेसिस का मतलब क्या होना चाहिए, कीमो का मतलब क्या होता है, केमिकल्स, केमिकल्स की प्रेजेंस में सिंथेसाइज करना। तो नीचे की सब तरफ जब जाओगे तो फोटोसिंथेसिस वाले ऑर्गेनिजम्स कम हो जाएंगे, और कौन से बढ़ जाएंगे, कीमोसिंथेसिस वाले। समझ में आ गया। चलो, अब ये बताओ, अपन जब वहां पढ़ रहे थे, आई थिंक क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा था शायद, जब लैंड ब्रीज और सी ब्रीज कर रहे थे, कि ओशंस में टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है वो ज्यादा होता है कम होता है। टेम्परेचर नहीं पूछ रही, टेम्परेचर डिफरेंस पूछ रही हूँ। ओशंस में डायरनल टेम्परेचर होता है, एनुअल टेम्परेचर रेंज होता है, तो ये जो टेम्परेचर रेंजेस होती हैं, टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ये ओशंस में कम होता है ज्यादा होता है, कम होगा, क्यों, नहीं,
अपन ने ये पढ़ा था ना कि ओशन देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है, क्यों? स्पेसिफिक हीट नहीं पढ़ा था क्या? पढ़ाया तो था स्पेसिफिक हीट, सीवी। तो उसका सीवी ज्यादा होता है तो अपने अंदर ज्यादा होल्ड करके रख सकता है, इस वजह से। तो ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है पहले। ठीक है, तो पुरानी चीजें भूलनी नहीं है। समझ में आ गया? तो ओशन में बस एक लाइन लिख लो कि डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसी के नीचे लिखो रेंज ऑफ डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन ओशंस इज स्मॉल। रीजन अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन ओशंस इज स्मॉल, दैट इज ओशन टेक्स टाइम टू हीट एंड कूल। करेक्ट है, मतलब यही हुआ इसका अल्टीमेटली। ओशन टेक्स टाइम टू हीट एंड कूल। दैट इज उसी के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट को हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। हम्म, ठीक है। सही है। अब इसमें एक मिनट, क्या बोला तुमने? ई किसके लिए बोला? ए होगा इसमें, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, इफेक्टिंग थोड़ी होगा, अफेक्टिंग होगा। अफेक्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। कौन से फैक्टर्स होने चाहिए तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट करेंगे? पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सन, इंसुलेशन। सन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इंसुलेशन। हाँ, SOL है, इंसुलेशन नहीं, इंसोलेशन, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा होना चाहिए? मुझे बताओ, सन की सारी एनर्जी पड़ती है तो वो सारी एनर्जी ले लेता है क्या ओशन? कुछ रिफ्लेक्ट होती होगी, कुछ स्कैटर होती होगी, तो वो हीट लॉस, जितना पड़ा उतना थोड़ी गया। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा? हीट लॉस। हीट लॉस के ब्रैकेट में लिखना स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन। चली गई ना इसमें हीट, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, रेडिएशन एटसेट्रा। थर्ड पॉइंट, एल्बिडो। एल्बिडो, ALBEDO, पढ़ा है अपन ने एल्बिडो। क्या होता है एल्बिडो? बताओ बताओ, एल्बिडो क्या होता है? हैं? जितना जितना सनलाइट पड़ा उसमें से कितना रिफ्लेक्ट हो गया, वो था ना एल्बिडो। अर्थ का एल्बिडो कितना था? मून का भी देखा था अपन ने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना यूनिवर्स, तब पढ़ा था ये। करेक्ट। अपन ने तब भी पढ़ा था कि क्लाउड से कितना होता है, सबसे ज्यादा स्नो का होता है, सबसे कम चारकोल का होता है। तो एल्बिडो क्या था? कितना अमाउंट आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, जितना आप पे एनर्जी पड़ा उसका। ठीक है, तो एल्बिडो भी तो डिसाइड करेगा ना टेम्परेचर क्या होगा, कौन से एंगल पे आपका सन रे पड़ रहा है। ठीक है, ओशंस में कितना, अगर आइस होगा तो ओशन में एल्बिडो ज्यादा होगा नहीं होगा? अगर ओशंस के ऊपर हमारी आइस की एक परत है तो एल्बिडो ज्यादा हो जाएगा, और अगर ओशंस ऐसे खुले हुए हैं तो एल्बिडो कम होगा। ठीक है, इसलिए एल्बिडो। समझ में आ गया थर्ड पॉइंट? फिर फोर्थ पॉइंट लिखो, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी सरफेस। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी सरफेस। इसमें क्या होएगा? करेक्ट है, सैलिनिटी। तो बेसिकली डैश लगा के लिखो सैलिनिटी। अब मुझे बताओ, हम्म, अंडे बॉईल करते हैं या आलू बॉईल करते हैं? कभी देखा है मम्मी उसमें नमक डाल देती है, क्यों? तो इसका मतलब क्या है? सलाइन वाटर में बॉइलिंग फास्ट होती है। तो अगर किसी वाटर में सैलिनिटी ज्यादा है तो पानी ज्यादा गर्म होगा नहीं होगा? ठीक है, लॉजिक समझ में आया क्यों मम्मी अब उसमें नमक डाल रही है? ठीक है, तो सैलिनिटी है तो यहाँ पे लिख लो हायर सैलिनिटी, इसी के अंदर हायर सैलिनिटी
increases the boiling point. एक मिनट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग इज हैपनिंग, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया मतलब टेम्परेचर तो बढ़ गया, तो बॉइलिंग जल्दी कैसे होगी? देखो, तुमने आलू को डाला, पानी में डाला, वो बॉईल हुआ, ठीक है। फिर तुमने दूसरा पतीला लिया, उसमें तुमने आलू डाला और नमक भी डाला। सपोज करो इस पे टेम्परेचर था, इस पे 60 डिग्री पे बॉइलिंग हो गई, ठीक है। और उस पे कितने पे होगी तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, तो 80 डिग्री पे, करेक्ट है। इसमें अगर पानी जल्दी बॉईल हो गया तो तुम्हारे आलू बॉईल हो पाएंगे क्या? पानी बॉईल हो गया पर आलू नहीं बॉईल हुआ अभी तक। समझ रहे हो क्या? पहले वाले पतीले में जिसमें नमक नहीं है उसमें क्या हुआ अल्टीमेटली? बॉइलिंग पॉइंट कम था, 60 डिग्री पे बॉइलिंग शुरू हो गई। एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं तो उस पे आलू पड़ा हुआ था, आलू कच्चा ही रह जाएगा, अध कच्चा आलू रह जाएगा, वो बॉईल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक बॉईल होता उसके पहले पानी बॉईल हो गया, तो आलू बॉईल हुआ क्या? तो अल्टीमेटली हमने क्या करा? सैलिनिटी डाल के बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर था बॉइलिंग पॉइंट था वो इंक्रीज हो गया। उससे क्या हो गया? बॉइलिंग आलू को ज्यादा टाइम मिल गया तब कि पानी जब बॉईल हो तब वो भी बॉईल हो जाए। समझ में आया? तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज है। ये मेरे कॉन्सेप्ट नहीं है समझाने वाले, साइंस एंड टेक फैकल्टी वाले हैं। ठीक है। समझ में आया क्या? पक्का? क्या? क्या सैलिनिटी टेम्परेचर? फिर उसमें हम क्या डालते हैं? नमक। ठीक है, समझ में आ गया? छोटी छोटी चीजें हैं, अपन घर में ऑब्जर्व करते हैं पर कभी लॉजिक नहीं पता होता। ठीक है, चलो। इसमें क्या लिखा है अपन ने? हायर सैलिनिटी बॉइलिंग, फिर डैश ऐसे एरो बना, ऐसे एरो बनाओ, फिर लिखो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। समझ में आ गया क्या? तो इसका क्या यूज पड़ेगा? नेक्स्ट लिखो, शेप ऑफ ओशन। देखो, एक कोई समुंदर ऐसे बड़ा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ओशन या सी, और एक कुछ ऐसा हो सकता है। करेक्ट है क्या? तो जो ऐसे एक्सटेंड कर रहा है, ये कौन सी लाइंस पढ़ते थे तो अपन? वर्टिकल वाली, लॉन्जिट्यूड्स। तो इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल सी। क्या बोलते हैं? और जो ऐसे जा रहा है ये कौन सी लाइंस के बीच में है? लैटिट्यूड्स। तो इसको क्या बोलेंगे? लैटिट्यूडनल सी। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारे ऐसे लिख दिया एनसीईआरटी में, बाद में मतलब समझ में नहीं आएगा लैटिट्यूडनल सी क्या होता है। अपन ने जब अर्थ पढ़ा था तो ये कौन सी लाइंस थी? लैटिट्यूड्स। करेक्ट है क्या? और ये कौन सी लाइंस थी? वेरी गुड। तो अगर कोई समुद्र लॉन्जिट्यूडनल दिखाना है मुझे, तो मैं ऐसा दिखाऊंगी, मतलब मुझे बताना है लॉन्जिट्यूडनल, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। तो अगर मैं इसको ऐसे ही बना दूंगी तो ये तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट थोड़ी है, तो एक ही लॉन्जिट्यूड पे है ना, तो इससे क्या पता लग रहा है? कुछ नहीं। लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब क्या होगा? कौन सी दो लॉन्जिट्यूड्स के बीच में है, तो उसके लिए समुद्र तो वो कैसा होना चाहिए? लॉजिक समझ में आया? तो अगर ऐसा लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड है तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कैसा होना चाहिए? तो ये बना लो एक बार। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट समझ में आया क्या? अगर लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट नहीं बोलते तो ऐसा अगर मैंने बना दिया तो ये तो एक ही लॉन्जिट्यूड पे आ जाएगा ना। तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट क्या हुआ? कुछ नहीं। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है? कहां से कहां तक, दो चीजों के बीच में। तो ये तो ऐसा होना चाहिए ना, ये तो इस लॉन्जिट्यूड और इस लॉन्जिट्यूड के बीच में। मैं सिर्फ शेप बता रही हूँ, ये एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट, मतलब पता होना चाहिए उसका। ठीक है, हमें शेप ऑफ ओशन में लगेगा ये। लैटिट्यूडनल क्यों ऐसे होगा? लैटिट्यूडनल ऐसे होगा ना, कौन सी दो लैटिट्यूड्स के बीच में है। ठीक है, कितने छोटे छोटे शब्द है जो ऐसे लिखे हुए हैं।
आई थिंक द ओनली सब्जेक्ट जिसको बाकी सब्जेक्ट से इतना लेना देना नहीं है वो है पॉलिटी। इकोनॉमी को भी लेना देना है अल्टीमेटली। पॉलिटी तो आई थिंक आप स्टैंड अलोन कर सकते हो। ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक सब आपस में रिलेटेड है। एक सोसाइटी भी कर सकते हो, सोसाइटी में भी कोई लेना देना नहीं है। चलो शेप ऑफ ओशन में लिख ले। आप लिखो लैटिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल एक्सटेंसिव सी, लैटिट्यूडनल एक्सटेंसिव सी in low latitude regions, extensive sea in low latitude regions have warmer surface water। बाप रे कितना शोर मचा रहे हैं। than longitudinally extensive sea, समझ में आ गया। latitudinally extensive sea in the lower, क्या लिखा है, regions have warmer surface than longitudinally extensive sea। आप समझ में आ जाएगा लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंसिव सी का मतलब क्या होगा। ठीक है क्या। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो एनक्लोज्ड सी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो एनक्लोज्ड, ENCLOSED, एनक्लोज्ड, विश्राम, एनक्लोज्ड सी। नहीं, एनक्लोज सी में मुझे एक बात बताओ, अगर कोई चीज पैक्ड है वर्सेस कोई चीज खुली हुई है तो गर्म कौन सी चीज होनी चाहिए, पैक होगी ना, करेक्ट है वही है। तो एनक्लोज सी के आगे लिख लो दीज आर मच वार्मर देन ओपन सीज। तो मेडिटेरेनियन सी इन जनरल अटलांटिक ओशन से ज्यादा गर्म होगा क्योंकि आजू बाजू में सारा लैंड है। एनक्लोज किससे हो गए, लैंड से। और अपने को पता है कि लैंड अगर हीटेड होगा तो आसपास का जो कोस्टल एरिया है वो भी हीटेड होगा। ठीक है, सब कुछ लॉजिकल है, पर लॉजिक सारे पहले पढ़ लिए। ठीक है, एनक्लोज सी का लिख लिया मच वार्मर देन दी ओशन सीज। ठीक है, पर ये कहाँ पे है, ये कौन से रीजन में होगा, हीट जहां पे कहाँ पे आती है ज्यादा, लोअर लैटिट्यूड। तो लिखो इन लोअर लैटिट्यूड ब्रैकेट पे। और हाई लैटिट्यूड्स में क्या होगा, कोल्ड होंगे क्योंकि लैंड ज्यादा क्या होता है, कोल्ड होता है। तो लोअर लैटिट्यूड्स में तो जो एनक्लोज सी है वो क्या है, गर्म है। और हाई लैटिट्यूड्स में लिखो इसमें, हाई लैटिट्यूड्स में जो एनक्लोज सी है वो ठंडा है, इज लेस वार्मर। करेक्ट है क्या भाई साहब, कौन सा टाइम है ये आने का। ठीक है, करेक्ट है क्या, कोई डाउट है क्या बताओ, लॉजिक में डाउट नहीं होना चाहिए। लॉजिक समझ में आ जाएंगे तो चैप्टर्स बाद में भी कभी पढ़ोगे समझ में आ जाएंगे, लॉजिक खिले हुए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फिर उसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। हाँ, फैक्टर्स के नीचे ही एक और फैक्टर। ठीक है, मुझे बताओ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में जनरली ओशंस का टेम्परेचर कहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। जनरली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर के बीच में ओशन दोनों जगह ही है ना। तो ओशंस का टेम्परेचर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा होगा या सदर्न में, कहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड ज्यादा है सदर्न हेमिस्फेयर से, तो लैंड ज्यादा हीट होता है, तो अल्टीमेटली कहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, करेक्ट है। गर्म कहाँ पे होना चाहिए, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, वही चीज है, लिखो। नहीं, वो अलग से भी लिखेंगे। इसमें लिखो द ओशंस इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, द ओशंस इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर receive, oceans in northern hemisphere receive more heat
ड्यू टू लार्ज एक्सटेंट ऑफ लैंड, ठीक है ना, ड्यू टू लार्ज एक्सटेंट ऑफ लैंड एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर, एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, विंड्स। विंड्स इफेक्ट करेंगी नहीं करेंगी टेम्परेचर, कैसे भाई, दो तरीके की विंड्स थी, एक सी से लैंड जा रही है, एक लैंड से सी जा रही है, एक ऑफ शोर विंड्स होती है, ऑन शोर विंड्स होती है। ऑफ शोर विंड्स कौन सी होंगी, शोर के जो ऑफ जा रही है, मतलब जो लैंड से सी में जा रही है, लिखो पहले कहीं लिखो ऑफ शोर और ऑन शोर विंड्स क्या होती है, ये तो इंटरव्यू में पूछा क्वेश्चन है और लोग गलत बोल के आए हैं। ऑफ शोर विंड्स, ऑफ शोर विंड्स मतलब क्या होगा, जो शोर से दूर जा रही है, तो इसका मतलब लैंड से सी में जा रही है। शोर कहाँ होता है, ओशन में होता है, लैंड में होता है, हाँ 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 देखा, ऐसे गलती करते हैं फिर, समझ में आ गया क्या, ऑफ शोर मतलब लैंड से सी और ऑन शोर मतलब, करेक्ट लिखो, ठीक है। अब मुझे बताओ ऑफ शोर विंड्स अगर कहीं पे हैं, लैंड से सी अगर जा रही हैं, तो लैंड से जो हवा आ रही है वो गर्म होगी ठंडी होगी, तो वो ओशंस को भी क्या करेगी, तो लिख लो, जब ऑफशोर विंड्स प्रेवलेंट होंगी, ऑफशोर विंड्स कॉज टेम्परेचर टू इंक्रीज, सही है क्या, सही है, और ऑनशोर वाली क्या करेंगी, करेक्ट है। अरे एक मिनट, गड़बड़ हो गए, ये देखो इधर ऑफशोर विंड्स है, ये तुम्हारा शोर है, यहां से विंड यहां जा रही है, ठीक है, जैसे अपन ने वो करंट्स में पढ़ा था, तो उल्टा क्या होगा, ये यहाँ से पानी क्या ले जाएगी, दूर ले जाएगी ना, करेक्ट है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, एक गड्ढा, उस गड्ढे को भरने के लिए पानी कहाँ से आएगा, तो ठंडा पानी है गर्म पानी है, तो ये कैसा होगा, ठंडा होगा, गलत है, इसको लिखो, मैं भी ऑनशोर सोच के ऑफशोर पढ़ा रही हूँ, लिखो इसको, क्या लिखा है तुमने लास्ट में, नहीं तो कॉज से हटा दो वहां से, टेम्परेचर जो लिखा है ना, टेम्परेचर टू इंक्रीज वो हटा दो बस, इसमें लिखो कॉज, कॉज के आगे लिखो, कॉज वाटर नियर द शोर, कॉज वाटर नियर द शोर टू मूव अवे, ठीक है, टू मूव अवे, कॉजिंग कॉजिंग डीप ओशन वाटर टू अपवेल, पढ़े थी ना अपन ने अपवेलिंग, डीप ओशन वाटर टू अपवेल, समझ में आया क्या, देखो हो गई गड़बड़, डीप ओशन वाटर टू अपवेल, कहां पे हो रहा था एग्जाम्पल बताओ मुझे, पेरुवियन करंट याद है, पेरुवियन करंट में क्या हो रहा था, हम्बोल्ट करंट पेरुवियन करंट में, ये साउथ अमेरिका, यहाँ से पेरुवियन करंट, यहाँ से कौन सी विंड्स थी, ये था ना इक्वेटर, तो यहाँ पे था, ऊपर से कौन सी विंड्स आती है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, करेक्ट है क्या, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स क्या करेंगी, ऐसे जा रही थी, डायरेक्शन ये था, तो ये पानी को इधर लेके जा रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा था, नीचे से डीप अपवेलिंग हो रही थी, जिसकी वजह से याद है मैंने बोला था मरीन ऊपर आ रहे थे, उसके बाद बर्ड्स आ रही थी उनको खाने के लिए, अपन ने वो वीडियो भी देखा था, तो वो इसी चीज से था, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ट्रेड विंड्स की वजह से जो ऑफशोर विंड्स थी, ट्रेड विंड्स छोड़ो, जो ऑफशोर विंड्स थी उन्होंने क्या करा, इस पानी को यहाँ पे पाइलअप नहीं होने दिया, जिस वजह से पानी उधर चला गया, यहाँ पे गड्ढा क्रिएट हुआ या डिप्रेशन क्रिएट हुआ, जिस वजह से नीचे से पानी ऊपर आया उसको भरने के लिए, ठीक है। अब ऑन शोर का तुम मुझे एक्सप्लेन करो क्या होगा, इसी में नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, ऑन शोर विंड्स का क्या होना चाहिए उसमें, उल्टा सोचो, अब अगर यहीं पे
इस पे आ जाओ, ऑनशोर विंड्स का बेस्ट एग्जांपल क्या है? मॉनसून, करेक्ट है ना? तो ऐसे पानी आएगा, ऐसी हवा आएगी, हवा आएगी तो पानी किधर पाइल डाउन होगा? इधर होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम क्यों होगा? नहीं, वैसे लैंड से सी में मत देखो, ये तो ट्रॉपिकल एरियाज है ना, ट्रॉपिकल एरियाज में क्या होना चाहिए टेम्परेचर? ये गर्म गर्म पानी है, तो यहाँ पे अगर पानी पाइल ऑन हो जाएगा तो आखिर में क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जहाँ पानी, देखो इसको ऐसे सोचो, अगर यहाँ से पानी चला जाता तो नीचे से ठंडा पानी आता तो टेम्परेचर डिक्रीज होता, तो यहाँ पे अगर पानी पाइल ऑन हो रहा है तो क्या होना चाहिए? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। दो ही तो कंडीशंस है ऑपोजिट साइड पे, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। भाई समझ में आ रहा है क्या? ये चीजें ना कोई नहीं लिख पाता, ये सब बिखरा बिखरा कंटेंट है जो तुम्हें खुद ऐसे सोचते होते हैं ना कि भाई एग्जाम में कोई पॉइंट्स आ गए, वो अपन एक साथ इसलिए लिख रहे हैं, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ये डिफिकल्ट है ना, ये खुद से सोच के इसको इमेजिन कर पाना, एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व कर पाना। लेकिन अगर ये चीज तुमने एक बार भी पढ़ ली तो तुम्हारे दिमाग में इजीली आ जाएगा कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, वही चीज है। ऑफशोर विंड्स में क्या हो रहा है? पानी पाइल नहीं हो रहा, तो नीचे से पानी ऊपर आ रहा है। और ऑनशोर विंड्स में क्या हो रहा है? पानी पाइल अप हो रहा है, इस वजह से क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लिखो, ऑनशोर विंड्स, onshore winds pile up water, pile up warm water near the coast and raise the temperature. ठीक है क्या? and raise the temperature. अब कोई डाउट है? बताओ, सब कुछ लॉजिकल चल रहा है, कोई भी चीज रटी है तुमने अब तक? ठीक है। और लास्ट फैक्टर है इसमें ओशन करंट्स, लास्ट फैक्टर है ओशन करंट्स। इसमें तो लिख लो, वार्म ओशन करंट होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और कोल्ड ओशन करंट होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। लिख लो, लिखो खुद से। और वार्म ओशन करंट्स का जरा एग्जांपल बताना। नॉर्थ इक्वेटोरियल और गल्फ स्ट्रीम ऊपर जाके क्या बनती थी? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। पैसिफिक ओशन में क्या आती है अपने पास? कुरोशियो। नीचे कौन सी थी अपने पास? अगुलास करंट याद है? और कोल्ड ओशन करंट्स के नाम बताना जरा। ब्राजीलियन और ब्राजीलियन, एक मिनट इधर आना, ब्राजीलियन वार्म है कोल्ड है? बेंगुएला, ठीक है। और ओयाशियो। और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी थी? वेस्ट या ईस्ट? करेक्ट है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भूलना नहीं है नाम। ओके, अब नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो, वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन। बस ये खत्म हो गया, वो उसमें सैलिनिटी में हो गया। और अपन अब उसमें वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन में जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वार्म करंट्स इंक्रीज टेम्परेचर, कोल्ड ओशन करंट्स डिक्रीज टेम्परेचर। फिर लिखो, वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस। इधर देखो, तुम्हारा ये समुंदर है, ठीक है। मैंने क्या बोला था? कुछ हिस्सा होता है जहां तक सनलाइट पहुंचती है, तो वो जनरली क्या होना चाहिए? गर्म, करेक्ट है। और नीचे वाला हिस्सा क्या होना चाहिए? ठंडा।
ठीक है क्या? इसमें देखो, ये ओशन के ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे सनलाइट पहुंच रही है, ये ओशन के नीचे वाला हिस्सा। अब इसमें ना दो अलग अलग चीजें होती है। एक ओशन जो अपन बात करते हैं लोअर लैटिट्यूड्स या मिडिल लैटिट्यूड्स तक, मतलब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन तक, और एक होता है अपने पोलर रीजन्स में। ठीक है, अब अपन पहले पोलर रीजन्स देख लेते हैं। पोलर रीजन्स में क्या होगा, बहुत ही, एक तो वैसे ही वहां सनलाइट कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, बहुत कम आ रही है, और सीधी भी नहीं आ रही, कैसे आ रही है, टेढ़ी आ रही है। तो लाइट की जो पहले लाइट कम आ रही है, प्लस लाइट की जो इंटेंसिटी है वो भी कैसी है, बहुत कम है। तो ओशन में भी बहुत कम ही सनलाइट पहुंचेगी। करेक्ट है या नहीं है? ठीक है। तो इसमें क्या होता है, शुरू की बस एक टॉप लेयर होती है जहां पे सनलाइट पहुंचती है, तो वो कैसी होगी, गर्म। ठीक है, और गर्म, गर्म का भी मतलब इसका टेम्परेचर क्या होगा जनरली, तुम्हें क्या लगता है? 1 डिग्री, 0 डिग्री, 2 डिग्री, 10-12 डिग्री तो नहीं पहुंचेगा ना, वो तो क्योंकि एनवायरमेंट का टेम्परेचर नहीं है। करेक्ट है? तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर हो जाएगा, 0, 1, 2, मतलब नियर बाय जीरो के आसपास ही रहेगा। करेक्ट है ना? और इसके नीचे पूरी एक लंबी लेयर है जो ठंडी है। ठीक है, पूरी ठंडी है। तो इसका मतलब है तुम्हारा ओशन, अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो दो भागों में बटा हुआ है। एक जिसमें पूरा ठंडा टेम्परेचर है और ऑलमोस्ट टेम्परेचर सेम ही है। ठीक है, और एक ऊपर वाली पतली सी लेयर जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा गर्म है। ये कहाँ पे दिख रहा है हमें, पोलर रीजन्स में। ठीक है, अब आ जाओ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, यानी ये वाले इलाके, जीरो से ये वाले इलाके, 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री साउथ, या 50 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री साउथ तक। वहां पे क्या होगा कि ये तुम्हारा ओशन है, उसमें तुम्हें 3 परतें दिखेंगी। कितनी दिखेंगी? 3 लेयर्स हैं। समझ में आया मैं क्यों बता रही हूँ? पोलर रीजन्स में अपने को ओशंस की कितनी लेयर दिखती है, 2 लेयर, और अपने को ट्रॉपिकल रीजन सब ट्रॉपिकल रीजन में कितनी लेयर्स दिखेंगी, 3 लेयर्स। ठीक है, वो 3 लेयर कैसी होंगी, ऊपर का टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पे, 25-26 डिग्री जा सकता है, नहीं जा सकता है? ओशंस का टेम्परेचर जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एक लेयर आती है जिसमें टेम्परेचर तेजी से डिक्रीज होता है, क्योंकि नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा ओशंस में, है ना? तो एक ऐसी लेयर आएगी जहां पे टेम्परेचर बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन, थर्मो का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, क्लाइन का मतलब होता है बाउंड्री या डिक्लाइन। ठीक है, तो थर्मोक्लाइन समझ में आ गया क्या, भूलोगे अब इसको नहीं? तो टेम्परेचर जहां पे डिक्रीज हो रहा है, और उसके नीचे फिर से एक ऐसी लेयर ठंडी एकदम, जिसमें टेम्परेचर पूरा सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो ऊपर वाली में टेम्परेचर ज्यादा था, बीच वाली में तेजी से कम हुआ, और तीसरी वाली में कांस्टेंट है लेकिन ठंडा है। ठीक है, तो ये कौन सी हो गया, 3 लेयर कॉन्सेप्ट हो गया। इसी को बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन ओशंस। समझ में आया? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा, समुद्र की सरफेस से गहराई तक आपका टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है। और इसी में अपन क्या बनाएंगे, याद है एटमॉस्फेयर में अपन ने टेम्परेचर की प्रोफाइल बनाई थी कि यहां से जाएंगे तो कम होगा, स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ेगा, मीजोस्फेयर में कम होगा, आइनोस्फेयर में बढ़ेगा। करेक्ट है? वैसा यहाँ पे लाइन नहीं बन सकती क्या? सपोज करो तुमने ग्राफ बनाना सीख जाओ, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। इधर देखो, यहाँ पे सपोज करो मैंने टेम्परेचर बना दिया। ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये 5, 10, 15, नहीं ऐसे ले लो इसको, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, समझ रहे हो? ये क्या है, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर। अपने ऊपर अपने को 3 लेयर बनानी है, अपन कौन से रीजन में है, ट्रॉपिकल वाले। तो 3 लेयर बनानी है, तो मैं बोल रही हूँ कि टेम्परेचर लगभग इस रेंज में होना चाहिए कहीं, तो मैंने बोला टेम्परेचर ऐसा है, और टेम्परेचर यहाँ पे भी कम ही होगा, चाहे आप कोई सी भी लेयर में हो, थोड़ा तो कम होगा ही ना, पर कितना कम होगा, 25 से 24 टाइप, बहुत कम है। पर इसके नीचे कौन सी लेयर आएगी जहाँ पे तेजी से डिक्रीज होगा, तो यहाँ सपोज करो टेम्परेचर ऐसे पहुंच गया। ठीक है, और उसके नीचे क्या हो जाएगा, ऐसे। तो ये क्या बन गई, तुम्हारी टेम्परेचर की प्रोफाइल। तुम्हारी प्रोफाइल बनती है ना, साइड प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल, हमारी इस प्रोफाइल से फोटो अच्छी आ रही है, वैसे ही टेम्परेचर प्रोफाइल। ठीक है, समझ में आ गया? और इसको अगर पोलर रीजन में बनाओगे तो क्या होगा, कि उसमें कोई थर्मोक्लाइन की लेयर है क्या, नहीं है, तो वहां बस ऐसे और ऐसे। समझ में आ गया? तो वो हो जाएगी वहां की टेम्परेचर प्रोफाइल। क्लियर है? अब लिख लो, वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस। क्या टाइम हो गया, वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस। उसमें पहला लिखो 3 लेयर सिस्टम। पहला क्या लिखेंगे,
3 लेयर सिस्टम। उस पे लिखो फर्स्ट लेयर represents top warm oceanic water, top warm oceanic water and is about 500 meters thick and is about 500 meters thick। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तुम क्या लिखोगे 500 मीटर्स और यहाँ पे क्या देना चाहिए डेप्थ। समझ में आया क्या? सी सैट का भी पार्ट है तुम्हारे डेटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ्स पढ़ के क्वेश्चंस पूछते हैं जो। ठीक है, तो ये तो इधर साइड पे टेम्परेचर और इधर साइड पे डेप्थ। तो ये तो डायग्राम बना लो 3 लेयर वाला। हाँ हाँ, इसको साइड में कहीं बना लो डायग्राम को, जगह छोड़ देना। उस पे लिखना है, रुको डायग्राम बना लो ना पहले। 3 लेयर वाला बनाना, 2 लेयर वाला मत बनाना। थ्री लेयर वाले में क्या होना चाहिए? ये बना लो 3 लेयर वाला। बना लिया, ठीक है। अब जो फर्स्ट पॉइंट लिखा था कि टॉप लेयर जो वार्म ओशियनिक वाटर है इज अबाउट 500 मीटर थिक विद टेम्परेचर रेंजिंग, उसी के आगे लिखो विद टेम्परेचर रेंजिंग बिटवीन 20 एंड 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर लिखो दिस लेयर इसी में लिखो दिस लेयर within the tropical region, this layer within the tropical region is present throughout the year, within the tropical region is present throughout the year, but in middle latitudes it develops during summers। करेक्ट है क्या लॉजिक? इन मिडिल लैटिट्यूड्स इट डेवलप्स ड्यूरिंग समर। करेक्ट है क्या ये? बताना भाइयों और बहनों, करेक्ट है। ट्रॉपिकल रीजन्स में क्योंकि हमेशा सनलाइट है तो वहां पे तो ये 3 लेयर हमेशा एग्जिस्ट करती हैं। मिडिल लैटिट्यूड में जब समर आएगा तब होगी और पोलर रीजन्स में तो ये होती नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड लाइन लिखो, सेकंड पॉइंट, सेकंड लेयर called as the thermocline, second layer called the thermocline layer, क्लाइन लिखा था ना थर्मोक्लाइन, THERMOCLINE, थर्मोक्लाइन। ठीक है, is characterized by rapid decrease in temperature, is characterized by rapid decrease in temperature। ठीक है, with increasing depth, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रही है वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो रहा है।
with increasing depth. ओके, ये कितनी, ये कहां से कहां तक होती है? लगभग इट इज 500 मीटर्स टू 1000 मीटर्स थिक. इट इज 500 टू 1000 मीटर्स थिक, मतलब 0.5 से 1 किलोमीटर. तो अगर अपन पहली वाली और दूसरी वाली लेयर मिला दें तो हम अभी तक कहां पहुंचे हैं? ओशन के सिर्फ 1 किलोमीटर के हिस्से में, और 2 लेयर खत्म हो गई. तो इसका मतलब 99% ओशन कौन सी लेयर में है? थर्ड वाली. समझ में आया? ठीक है. अब थर्ड लेयर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड लेयर है ना. थर्ड लेयर में क्या लिखेंगे? इट इज वेरी कोल्ड. करेक्ट. इट इज वेरी कोल्ड एंड एक्सटेंड्स अप टू डीप ओशन फ्लोर. करेक्ट है. एक्सटेंड्स अप टू डीप ओशन फ्लोर. हियर द टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट. नहीं हुआ ना कुछ भी? टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट. करेक्ट है क्या? ठीक है. फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो, टू लेयर सिस्टम. नेक्स्ट हेडिंग टू लेयर सिस्टम. हाँ हाँ, टू लेयर सिस्टम में लिखो इन आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक, इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, ब्रैकेट में लिखो नियर बाय पोलर एरियाज. नियर बाय पोलर एरियाज surface water temperatures, surface water temperatures are close to 0 degree Celsius. करेक्ट है क्या ये? close to surface water temperature are close to 0 degree Celsius, and so the temperature change, and so the temperature change with depth is very less. Ice is a good conductor of heat or bad conductor of heat? Ice is a bad conductor of heat. करंट लग रहा है, आइस डाल दो, फैलेगा क्या करंट? पानी डालोगे तो पानी में भी दो चीजें होती है, जिसमें सॉल्ट है, जिसमें सॉल्ट नहीं है. तो जो कंप्लीटली फिल्टर्ड वाटर होगा उसमें उसमें से करंट फैलेगा क्या? नहीं. जिसमें सॉल्ट होंगे उसमें फैलेगा. ठीक है. चलो. रेस्टलेस. ठीक है. हेंस ओनली, इसमें लिखा है वन लेयर एग्जिस्ट, बट वो 1 या 2 लेयर वो ऑलमोस्ट सेम ही है. ये सिस्टम जो है जिसमें 2 लेयर सिस्टम लिखा है इसमें स्लैश करके लिख लो 1 लेयर सिस्टम. ये इसलिए होगा क्योंकि जीसी लियोंग में अलग होगा. ठीक है क्या? ऊपर की बस थोड़ी सी हल्की गर्म, मतलब वो है तो एक ही लेयर एक तरीके से, क्योंकि कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना, देखो वहां पे कितना सा माइन्यूट सा डिफरेंस बनाया है. 0 डिग्री पे ही है वो ऑलमोस्ट. ठीक है. तो वहां पे इसमें क्या लिखा है? एक मिनट, लेस तक लिखा है ना, इसके आगे लिखो हेंस ओनली 1 लेयर ऑफ कोल्ड वाटर एग्जिस्ट. हेंस ओनली 1 लेयर ऑफ कोल्ड वाटर एग्जिस्ट. ठीक है. विच एक्सटेंड्स फ्रॉम सरफेस टू डीप ओशन फ्लोर. which extends from surface to deep ocean floor. Surface to deep ocean floor. ठीक है. अब मुझे बताओ, एक क्वेश्चन है, रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज. टेम्परेचर पहली बात तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डेप्थ के साथ डिक्रीज हो रहा है. रेट का मतलब क्या होता है? कितनी तेजी से होगा डिक्रीज. तो जो रेट ऑफ डिक्रीज है वो इक्वेटर पे ज्यादा होगा या पोल्स पे ज्यादा होगा? पोल्स पे तो अपन बोल रहे हैं एक ही लेयर है, कुछ है ही नहीं रहा. तो ये पीवाईक्यू का स्टेटमेंट था कि रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज ऑफ वाटर विद डेप्थ इज हायर एट पोल्स और इक्वेटर. लिख लो ये लाइन. रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद डेप्थ of temperature with depth is
greater at equator than at poles. Is greater at equator than at poles. THAN या THEN? करेक्ट है ना, than at poles. ओके